ऊपर ऊपर से हम सब बड़े आदर्शवादी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। हमें लगता है कि बुराई तो दूसरों में है। हम तो दूध के धुले हैं, गंगा में नहाए हुए हैं। हम अक्सर कहते हैं, अगर मेरे पास पावर होती तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं कभी जुल्म नहीं करता। लेकिन क्या ये सच है? या फिर हम अच्छे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें अभी तक बुरा बनने का मौका नहीं मिला? क्या हमारे आदर्श सोने के बने हैं या पीतल के? ये तो तभी पता चलता है जब उन्हें कसौटी पर परखा जाए। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो हमारे और आपके अंदर छिपे उस इंसान को बेनकाब करती है जो पावर मिलते ही बदल जाता है। कहानी का नाम है नशा। ये कहानी आजादी से पहले के भारत की है, उन दिनों की जब महात्मा गांधी की आवाज देश के कोने कोने में गूंज रही थी। जमींदारी प्रथा अपने आखिरी दौर में थी, लेकिन उसका रौंकदाब अभी भी कायम था। मैं एक गरीब क्लर्क का बेटा। मेरे पास विरासत में क्या था सिवाय मेहनत मजदूरी के और कुछ नहीं। न जमीन, न जायदाद, न बैंक बैलेंस। बस किताबें थीं और मेरे क्रांतिकारी विचार थे। और मेरा दोस्त ईश्वरी। ईश्वरी एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का था, जिसके पुरखों के पास हजारों एकड़ जमीन थी, जिनके इशारों पर गांव के गांव उठते बैठते थे। हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, साथ पढ़ते थे, लेकिन हमारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। मैं जो गरीबी की भट्टी में तप रहा था, मुझे जमींदारों से नफरत थी। अक्सर रात के सन्नाटे में हमारे कमरे में बहसें छिड़ जाती थीं। मैं जोश में आकर कहता, ईश्वरी, ये जमींदार खून चूसने वाली जोंक हैं। ये गरीबों की कमाई पर पलने वाले परजीवी हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि गरीब दाने दाने को मोहताज हैं और ये महलों में ऐश कर रहे हैं। मैं उन्हें हिंसक पशु कहता, वृक्षों की चोटी पर फलने वाला बांझ कहता। और ईश्वरी मेरी बातें बड़े धैर्य से सुनता। वो कभी गुस्सा नहीं होता था, शायद इसलिए क्योंकि वो जानता था कि मेरे तर्कों में सच्चाई है, लेकिन उसके पास अपनी रईसी को सही ठहराने की कोई दलील नहीं थी। वो बस मुस्कुरा कर कहता, भाई, दुनिया में सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। छोटे बड़े हमेशा से होते आए हैं और हमेशा रहेंगे। ये प्रकृति का नियम है। उसकी ये दलील बहुत लचर थी, बहुत कमजोर थी। लेकिन व्यवहार में ईश्वरी मुझसे कहीं ज्यादा सुलझा हुआ इंसान था। हाँ, वो नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। अगर बिस्तर ठीक से नहीं लगा तो वो आपे से बाहर हो जाता। अगर दूध ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा हुआ तो रसोइये की शामत आ जाती। उसमें वो रईसी गर्मी थी, वो अमीरी बेदर्दी थी। लेकिन दोस्तों से और खासकर मुझसे उसका व्यवहार हमेशा मिठास भरा रहता था। वो जानता था मैं गरीब हूं, वो जानता था मैं उसके खर्चे नहीं उठा सकता, इसलिए वो अक्सर होटल में बिल खुद देता, मुझे अपनी चीजें इस्तेमाल करने देता। मैं सोचता था अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या करता। शायद मुझ में भी वही कठोरता आ जाती, क्योंकि मेरा त्याग और मेरा आदर्श सिर्फ मेरी गरीबी की मजबूरी थी। लेकिन ईश्वरी अमीर होकर भी मेहनती था और सबसे बड़ी बात, वो सच्चा था। दशहरे की छुट्टियां आ रही थीं। हर कोई घर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरे पास घर जाने का किराया नहीं था और ना ही मैं अपने बूढ़े पिता से पैसे मांगना चाहता था, जो पहले ही पाई पाई जोड़कर मुझे पढ़ा रहे थे। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने का ख्याल भी डरावना था। तभी ईश्वरी ने मुझसे कहा, यार, तुम घर तो या नहीं रहे, क्यों ना मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहीं रहकर पढ़ाई करेंगे, थोड़े दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। मैंने सोचा, जमींदारों को करीब से देखने का, उनकी असलियत जानने का इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। मैं राजी हो गया। ईश्वरी खुश हुआ, लेकिन उसने एक चेतावनी भी थी। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, देख भाई, एक बात का ख्याल रखना, मेरे घर पर अगर तुमने जमींदारों की निंदा की या अपनी ये क्रांतिकारी बातें बघारी तो मामला बिगड़ जाएगा। मेरे घर वाले, मेरे नौकर चाकर, वो सब इसी बात पर जीते हैं कि ईश्वर ने उन्हें हमारी सेवा के लिए बनाया है। अगर उन्हें पता चला कि तुम गरीब हो या हमारे जैसे नहीं हो तो शायद तुम्हें वो इज्जत न मिले। मैंने हंसकर कहा, तुम क्या समझते हो, मैं वहां जाकर पाखंड करूंगा? मैं जो हूं वही रहूंगा। ईश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेर दी। शायद वो जानता था कि हवा का असर इंसान पर होकर रहता है। शाम हुई। हम स्टेशन पहुंचे। ट्रेन रात को 9 बजे आने वाली थी, लेकिन हम जल्दी पहुंच गए थे। अब शुरू हुआ वो खेल जिसे नशा कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इंटर क्लास, 3rd क्लास से ऊपर में भी सफर नहीं किया था, और आज मैं ईश्वरी के साथ 2nd क्लास,
फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ऑफ दैट टाइम में सफर करने वाला था। हम स्टेशन के रिफ्रेशमेंट रूम में गए। वहां के वेटर, वो खानसामे, उनकी नजरें बड़ी पारखी होती हैं। वो कपड़ों से नहीं, आदमी के हाव भाव से उसकी हैसियत पहचान लेते हैं। उन्होंने हमें देखा। ईश्वरी का कोट, उसकी चाल, उसका बेपरवाह अंदाज, और उसके पीछे पीछे चलता मैं। उन्हें ये पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी ये समझ खल गई। पैसे ईश्वरी की जेब से जा रहे थे। शायद मेरे पिता की पूरी महीने की तनख्वाह से ज्यादा ईश्वरी ने उन बैरों को टिप में दे दिया होगा। फिर भी मैं चाहता था कि वो मुझे भी उसी इज्जत से सलाम करें जैसे ईश्वरी को कर रहे हैं। जब ईश्वरी कोई हुक्म देता तो सब दौड़ पड़ते, हुजूर अभी लाया। लेकिन जब मैं पानी मांगता या नमक मांगता तो वो उत्साह गायब रहता। मुझे भोजन में स्वाद नहीं आ रहा था। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि ये लोग मेरे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। गाड़ी आई, हम डिब्बे में चढ़े। खानसामों ने झुक झुक कर ईश्वरी को सलाम किया। खुदा हाफिज मालिक। मेरी ओर उन्होंने देखा भी नहीं। ट्रेन चल पड़ी। मैंने अपनी खीज मिटाने के लिए ईश्वरी से कहा, कितने बदतमीज हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं, कोई काम करने का ढंग नहीं, और एक ये हैं। मैंने जानबूझकर तुलना की, जैसे मेरे घर में भी दर्जनों नौकर हों। ईश्वरी ने कहा, ये सब इनाम का असर है भाई। तुम भी 8 आने रोज टिप दिया करो, सब सुधर जाएंगे। मैं चुप हो गया। प्रयागराज से ट्रेन छूटी तो हम प्रतापगढ़ की ओर बढ़े। एक आदमी ने हमारे कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला। हम सेकंड क्लास में थे। वो आदमी शायद गलती से या जगह न मिलने पर चढ़ गया। मैं, जो हमेशा गरीबों के हक की बात करता था, जो हमेशा समानता की दुहाई देता था, उस पल मैं चिल्ला उठा, ये सेकंड क्लास है, देखते नहीं हो, उतरो यहां से। मेरी आवाज में एक ऐसी कड़वाहट थी, एक ऐसा रौब था जो मेरा नहीं था। वो उस टिकट का था जो मेरी जेब में रखा था। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी और ईश्वरी की ओर देखा। उसने ईश्वरी को देखा जो शान से सिगार पी रहा था। फिर उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी उपेक्षा थी, मानो कह रहा हो, अच्छा रईसजादे के चमचे हो। वो बिना कुछ बोले बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे अपनी संकीर्णता पर शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा था। रात गुजरी। भोर होते होते हम मुरादाबाद स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर ईश्वरी के स्वागत के लिए पूरा लश्कर खड़ा था। 2 भद्र पुरुष, रियासत अली और राम हरख, और उनके साथ 5 बेगार मजदूर। उन सब ने ईश्वरी के पांव छुए, सामान उठाया। रियासत अली और राम हरख ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल था कि ये कौन है। मैं साधारण कपड़ों में था। मेरा हुलिया किसी रईस का नहीं लगता था। उन्हें लगा होगा कि शायद मैं कोई मुसाहिब हूं या कोई गरीब दोस्त हूं जो मुफ्त की रोटियां तोड़ने आया है। रियासत अली ने दबी जुबान में ईश्वरी से पूछा, क्या ये बाबू साहब आपके साथ पढ़ते हैं? अब सुनिए ईश्वरी का जवाब। यहां से मेरे उस नशे की असली शुरुआत हुई। ईश्वरी ने बड़ी गंभीरता से कहा, हां, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि इन्हीं की बदौलत मैं इलाहाबाद में टिका हुआ हूं, वरना कब का भाग आया होता। और फिर उसने वो झूठ बोला जिसने मेरी दुनिया बदल दी। ईश्वरी बोला, ये बहुत बड़े रईस हैं। इनके घर से कई बार तार आ चुके हैं नौकरों के, घोड़े हाथी के, लेकिन इन्होंने सबको मना कर दिया। ये सादगी पसंद है। महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब। खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं। पुराने सारे रेशमी कपड़े जला डाले। रियासत तो 2.5 लाख सालाना की है, लेकिन इनकी सूरत देखो तो लगेगा जैसे अनाथालय से पकड़ कर लाए हैं। ओह, मैं सन्न रह गया। 2.5 लाख सालाना? गांधी का भक्त? कपड़े जला डाले? ये सफेद झूठ था। मैं तो कटा जा रहा था। मुझे लगा अभी जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। लेकिन अजीब बात यह थी कि रियासत अली और राम हरख की आंखों में जो सवाल था वो अचानक श्रद्धा में बदल गया। रियासत अली ने कहा, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को मिलता है, कोई पहचान ही नहीं सकता। महाराज चांगोल को देखा होता आपने, वो भी ऐसे ही थे। राम हरख ने हां में हां मिलाई। हां भाई, ये तो महात्मा है, जमाने का असर है। मैं मन ही मन हंस रहा था और डर भी रहा था, लेकिन उस डर में एक मजा था, एक नशा था। मुझे अचानक लगने लगा कि हां, मैं वही हूं जो ईश्वरी बता रहा है। उस झूठ ने मुझे एक नया चोला पहना दिया था। अब मैं साधारण बीर नहीं था, अब मैं कुंवर साहब था।
2.5 लाख की रियासत का वारिस। स्टेशन के बाहर 2 शानदार घोड़े खड़े थे। मैंने बचपन में कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी। हाँ, मेलों में कभी लट्टू घोड़ों पर बैठा था, लेकिन यहां तो रास घोड़े थे, ऊंचे, हट्टे-कट्टे, भनभनाते हुए। मेरी जान सूख गई। अगर मैं घोड़े पर चढ़ते वक्त गिर गया या घोड़ा मुझे लेकर भाग गया तो सारी पोल खुल जाएगी, मेरी 2.5 लाख की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। मैंने दिल कड़ा किया, ईश्वर का नाम लिया और रकाब पर पांव रखा। मैं कैसे चढ़ा ये मैं ही जानता हूं। मेरी बोटियां कांप रही थीं। मैंने लगाम कसकर पकड़ ली। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन मैंने उन्हें शिकन नहीं बनने दिया। खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज नहीं किया। वो समझ गया था कि मैं कितने पानी में हूं। हम धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़े। रास्ते भर लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। पाए लागू मालिक, जय हो सरकार। वो ईश्वरी को सलाम कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे सलाम कर रहे हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। मेरी गर्दन में एक अकड़ आ गई। वो गरीब क्लर्क का बेटा अब घोड़े की पीठ पर बैठकर दुनिया को नीचे देख रहा था। हवेली पहुंचे। क्या घर था! वो घर नहीं, किला था। इमाम बाड़े जैसा फाटक, नौकरों की फौज, एक हाथी झूल रहा था। ईश्वरी के पिता, चाचा, ताऊ, सबसे मेरा परिचय उसी झूठ के साथ कराया गया। गांधी भक्त, 2.5 लाख की रियासत, सादगी पसंद। और कमाल देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग भी, जो पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझते थे, मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। देहात के जमींदार, जो लाखों का मुनाफा कमाते थे, मेरे सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। जब हम अकेले हुए तो मैंने ईश्वरी से कहा, यार तुम बड़े शैतान हो, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? अगर पोल खुल गई तो? ईश्वरी हंसा, यार इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना ये तुम्हें मुंह भी नहीं लगाते। थोड़ी देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। बोला, कुंवर लोग थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी तरफ इशारा किया। पहले कुंवर साहब के दबा। मैं चारपाई पर लेटा था। नाई मेरे गंदे फटे हाल पैरों को अपने कोमल हाथों से दबा रहा था। मैं, जो हमेशा अमीरों के इस चोचले का मजाक उड़ाता था कि रईस लोग गधे होते हैं, पांव दबवाते हैं, आज मुझे उसमें बड़ा रस आ रहा था। मुझे लगा यही तो जीवन है, यही तो सुख है। मैं भूल गया कि मैं कौन हूं। मैं उस अभिनय में इतना खो गया कि वो अभिनय ही मेरी हकीकत बन गया। गांव में दिन कैसे बीत रहे थे पता ही नहीं चला। मैं तो वहां ये सोचकर गया था कि खूब पढ़ूंगा, एकाग्र होकर अपनी परीक्षा की तैयारी करूंगा। लेकिन यहां तो पढ़ाई का नाम लेना भी पाप था। सारा दिन सैर सपाटे में बीत जाता। कभी हम नदी में बजरे पर बैठकर सैर कर रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, मल्लाह नाव चला रहे हैं और हम रईसों की तरह लेटे हुए हैं। कभी मछलियों का शिकार हो रहा है, कभी चिड़ियों का, कभी गांव के पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं और हम ऊंचे चबूतरे पर बैठकर वाहवाही कर रहे हैं। और जब थक जाते तो शतरंज बिछ जाती। ईश्वरी अपने कमरे में स्टोव पर आमलेट बनवाता। नौकरों का एक जत्था हमेशा हाथ बांधे खड़ा रहता। हुजूर, चाय लाऊं? सरकार, पंखा झलूं? मुझे हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं थी, बस जुबान हिलाना काफी था। अगर मैं नहाने बैठता तो 2 आदमी नहलाने को हाजिर, अगर लेटता तो 2 आदमी पंखा झलने को खड़े। मैं, जो खुद अपने कपड़े धोता था, अपने जूते पॉलिश करता था, अब मुझे अपनी धोती छांटने में भी शर्म आने लगी थी। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर हो जाए तो मैं नाराज हो जाता। ये क्या बदतमीजी है? बिछावन ठीक समय पर न लगे तो मैं चीख पड़ता, कुंवर साहब के सोने का समय हो गया और बिस्तर अभी तक तैयार नहीं। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या शायद मुझे बनने पर मजबूर किया गया था, क्योंकि अगर मैं अपनी असली औकात दिखाता तो मेरा वो 2.5 लाख की रियासत वाला झूठ पकड़ा जाता। इसलिए उस झूठ को सच बनाए रखने के लिए मुझे ईश्वरी से भी बड़ा रईस बनना पड़ा। ईश्वरी अमीर था, लेकिन उसे अपने काम खुद करने की आदत थी। वो अक्सर अपना बिस्तर खुद बिछा लेता था, लेकिन मैं, कुंवर मेहमान अपने हाथों से बिस्तर कैसे बिछा सकते हैं? उनकी शान में बट्टा नहीं लग जाएगा। एक रात की बात है, ईश्वरी घर के अंदर अपनी माताजी से बात करने गया हुआ था। घड़ी में 10 बज रहे थे। मेरी आंखों में नींद भरी थी। मैं अपने कमरे में आया तो देखा बिस्तर नहीं लगा है। मच्छरदानी एक तरफ पड़ी थी, चादर मुड़ी हुई थी। साधारण दिनों में मैं खुद चादर खींचकर सो जाता, लेकिन आज मेरा अहंकार जाग गया। नौकर ने बिस्तर क्यों नहीं लगाया?
कुछ देर बाद मेहरा यानी नौकर आया। बेचारा घर के काम धंधों में लगा था, उसे याद नहीं रहा। जैसे ही वो कमरे में घुसा, मैं उस पर टूट पड़ा। मैंने उसे ऐसी डांट पिलाई, ऐसी लानत मलामत की कि वो भी याद रखेगा। हरामखोर, कामचोर, तुझे पता नहीं कुंवर साहब के सोने का वक्त हो गया है। मेरी तेज आवाज सुनकर ईश्वरी अंदर से दौड़ा हुआ आया। उसने पूछा, क्या हुआ भाई? मैंने गुस्से में कहा, देखो अपने नौकरों को, 10 बज गए और बिस्तर का पता नहीं। ईश्वरी ने नौकर को देखा और फिर मुझसे कहा, तुमने बहुत अच्छा किया यार, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसने मेरी तारीफ की। मुझे लगा मैंने कोई बड़ा तीर मारा है, लेकिन आज जब सोचता हूं तो शर्म आती है। वो गुस्सा मेरा नहीं था, वो गुस्सा उस हैसियत का था जो मेरी थी ही नहीं। उस नशे का असर बढ़ता ही जा रहा था। एक शाम ईश्वरी दावत में गया हुआ था। कमरे में अंधेरा था, मेज पर लैंप रखा था, पास ही दिया सलाई यानी मैच बॉक्स भी थी। लेकिन कुंवर साहब खुद लैंप कैसे जलाएं? मैं कुर्सी पर बैठा पैर हिला रहा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और रोशनी करे। अखबार मेरे पास रखा था, पढ़ने की तलब थी, लेकिन लैंप जलाना अपनी शान के खिलाफ लग रहा था। किस्मत से उसी वक्त मुंशी रियासत अली वहां आ निकले। ये वही सज्जन थे जो स्टेशन पर हमें लेने आए थे। उम्र में मुझसे बड़े, तजुर्बे में मुझसे बड़े, लेकिन उस वक्त मुझे कोई बड़ा छोटा नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो कमरे में आए, मैं उन पर उबल पड़ा। मुंशी जी, आप लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दें? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहां गुजर कैसे होता है। मेरे यहां होते तो खाल खिंचवा लेता। रियासत अली सन्न रह गए। एक मेहमान उनसे इस तरह बात कर रहा है? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो डरे हुए हाथों से आगे बढ़े और उन्होंने चुपचाप लैंप जला दिया। फिर दबी आवाज में बोले, माफ कीजिएगा कुंवर साहब, भूल हो गई। मैं मन ही मन अपनी सत्ता पर खुश हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी इंसानियत खो चुका हूं। उस गांव में एक ठाकुर अक्सर हमारे पास आया करता था। वो महात्मा गांधी का परम भक्त था। मुझे महात्मा गांधी का चेला समझकर वो मेरा बड़ा आदर करता था। एक दिन मुझे अकेला पाकर वो मेरे पास बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, सरकार, सुना है स्वराज्य होने वाला है। लोग कहते हैं कि जब स्वराज्य आएगा तो जमींदार नहीं रहेंगे। मैंने बड़ी गंभीरता से एक दार्शनिक की तरह जवाब दिया, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है ठाकुर? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा करते ही क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, हाँ, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे और जो नहीं देंगे उनसे छीननी पड़ेगी। हम तो तैयार बैठे हैं। जैसे ही स्वराज्य हुआ, मैं अपने इलाके की सारी जमीन गरीबों के नाम हिब्बा यानी दान कर दूंगा। ठाकुर मेरी बातों से गदगद हो गया। उसे क्या पता था कि जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं वहां मेरे पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। मैं तो हवा में महल बना रहा था। वो मेरे पांव दबाने लगा और बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी अपने इलाके में थोड़ी जमीन दे दें तो हम भी आपकी सेवा में रहें। मैंने बड़े शाही अंदाज में वादा कर दिया, अरे अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जैसे ही अख्तियार मिला सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइविंग सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। ठाकुर उस दिन इतना खुश हुआ कि उसने जाकर खूब भंग पी, नशे में अपनी पत्नी को खूब पीटा और गांव के महाजन यानी मनी लेंडर से लड़ने को तैयार हो गया। अरे अब तो हमारा राज आने वाला है, हमारे कुंवर साहब जमीन देंगे। ये था मेरे झूठ का असर। एक गरीब आदमी को मैंने झूठे सपने दिखाए और उसने अपने वर्तमान में आग लगा ली। छुट्टियां खत्म हुई, वापसी का समय आ गया। गांव के लोग हमें पहुंचाने आए। ठाकुर तो स्टेशन तक साथ आया, शायद उस जमीन की उम्मीद में जो मैंने उसे देने का वादा किया था। मैंने विदाई के वक्त भी अपना देवता वाला नाटक जारी रखा, लेकिन असली नाटक तो अब शुरू होने वाला था। जाते वक्त हम 2nd क्लास में आए थे, शान से। लौटते वक्त गाड़ी ठसाठस भरी हुई थी। दुर्गा पूजा की छुट्टियां खत्म हुई थीं, हर कोई शहर लौट रहा था। 2nd क्लास तो छोड़िए, इंटर क्लास में भी तिल रखने की जगह न थी। बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की करके हमें 3रे दर्जे यानी 3rd क्लास में जगह मिली। वही 3रा दर्जा जिसे मैं अब हिकारत से देखता था। ईश्वरी ने तो वहां भी अपना रंग जमा लिया, वो मजे से एक कोने में सेट हो गया। लेकिन मुझे उस भीड़ में, उस पसीने की बदबू में बैठना बहुत बुरा लग रहा था। कुछ देर पहले तक मैं घोड़े पर था, नौकर मेरे आगे पीछे थे, और अब मैं धक्के खा रहा था। हम ऐश से आराम से लेटे लेटे आए थे, अब पहलू बदलने की भी जगह न थी। आसपास कई पढ़े लिखे लोग भी थे जो आपस में अंग्रेजी राज की तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था, ऐसा न्याय तो किसी राज में नहीं है, राजा और रंक सब बराबर।
मैं चुपचाप सुन रहा था और अंदर ही अंदर उबल रहा था। मेरे पास ही एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा गट्ठर बंधा हुआ था। शायद कलकत्ते जा रहा था। भीड़ इतनी थी कि उसे गट्ठर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। थककर वो बार बार डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता। मैं दरवाजे के पास ही बैठा था। उसकी पीठ पर बंधा वो भारी गट्ठर बार बार मेरे मुंह से रगड़ खाता। कभी मेरी नाक से टकराता, कभी गाल से। एक तो गर्मी, ऊपर से हवा बंद और उस पर इस गंवार का ये गट्ठर। मेरा जमींदारी खून खौल उठा। मैं भूल गया कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मैं भूल गया कि उसने भी टिकट लिया है। मैंने कुछ देर बर्दाश्त किया, लेकिन फिर अचानक मुझे बेतहाशा क्रोध आ गया। मैंने उठकर उस आदमी को जोर से पीछे धकेला और तड़ाक से 2 तमाचे उसके मुंह पर जड़ दिए। चटाक चटाक। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। वो आदमी अपनी सूजी हुई आंखों से मुझे देखकर बोला, क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी तो किराया दिया है। मैंने जवाब में 2-3 तमाचे और जड़ दिए। किराया दिया है तो क्या सिर पर चढ़ेगा? लेकिन इस बार भीड़ चुप नहीं रही। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों तरफ से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। एक ने कहा, अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? दूसरे ने ताना मारा, कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, यहां गरीब पर हाथ क्यों उठाता है? तीसरे ने कहा, अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बेच खाता है? इसे थाने ले चलो। मैं जो कुछ दिन पहले तक गरीबों का मसीहा बनता था, आज उन्हीं गरीबों की नजर में एक जालिम अमीर बन गया था। मैं अकेला पड़ गया था। पूरी बोगी मेरे खिलाफ थी और मैं अपनी शर्मिंदगी में गड़ा जा रहा था। मैं निरुत्तर था। मेरे पास कोई जवाब न था। तभी कोने में बैठे ईश्वरी ने मेरी तरफ देखा। मुझे लगा वो मेरा पक्ष लेगा। मुझे लगा वो कहेगा कि ये कुंवर साहब हैं, इनका लिहाज करो। लेकिन ईश्वरी ने अंग्रेजी में बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, वॉट एन इडियट यू आर। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। वो एक वाक्य किसी चाबुक की तरह मेरे दिल पर लगा। मेरा नशा, जो पिछले कई दिनों से मुझ पर चढ़ा हुआ था, वो एक पल में हिरन हो गया, गायब हो गया। मुझे समझ आ गया कि ईश्वरी अमीर होकर भी इंसान था और मैं गरीब होकर भी अमीर बनने के नाटक में जानवर बन गया था। उस दिन मुझे समझ आया कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा ही नहीं, बल्कि इंसानियत की परीक्षा भी मुश्किल की घड़ी में ही होती है। जब हमारे पास ताकत आती है, तब पता चलता है कि हम असल में कौन हैं। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी नशा सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अक्सर हम कहते हैं कि अगर मेरे पास पावर होती तो मैं ये करता, लेकिन सच तो ये है कि सत्ता का नशा बहुत खराब होता है। ये अच्छे खासे इंसान को भी अंधा बना देता है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि थोड़ी सी सफलता मिलते ही हमारा व्यवहार बदलने लगता है? अगर हां, तो संभल जाइए, क्योंकि नशा उतरने में देर नहीं लगती, लेकिन उसके बाद जो शर्मिंदगी बचती है वो ताउम्र साथ रहती है। उम्मीद है आपको ये कहानी और उसका ये विश्लेषण पसंद आया होगा।